नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे अंतःप्रदव्य जाली का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी पेरोक्सीसोम के बारे में। पेरोक्सीसोम की डिटेल स्टडी के बारे में बात करने के बाद अब अपन बात करेंगे अंतःप्रदव्य जाली का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। दोस्तों, अंतःप्रदव्य जाली का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, यह लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट है। एक कोशिकीय जितने भी कोशिकांग है, जितने भी कंपार्टमेंट है कोशिका के अंदर, अंतरा कोशिकीय का मतलब है इंट्रासेलुलर, कोशिका के अंदर जितने भी कंपार्टमेंट हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है? अंतःप्रदव्य जाली का। इसके बारे में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? इसकी खोज किसने की? कीथ पोर्टर ने 1945 में। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में भी आया था। डिलीट क्यों हुआ इसका कोई ख़ास रीज़न नहीं है। किसी भी बुक में आप स्टडी करें, पढ़ें, कीथ पोर्टर के अलावा किसी भी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। कीथ पोर्टर ने 1945 में अंतःप्रदव्य जाली का या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अंतःप्रदव्य जालिका से रिलेटेड, जितनी भी यूकेरियोट सेल है, सुकेंद्रकीय कोशिकाएं हैं और उनमें तीव्र विभाजन होता हो, उन कोशिकाओं में अंतःप्रदव्य जालिका अल्प विकसित होती है, लेस डेवलप्ड होती है। पादपों के अंदर एक टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभजोतक ऊतक। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभजोतक ऊतक की जो कोशिकाएं हैं, आपको आइडिया होगा, ये जो विभजोतक ऊतक है ये रूट और शूट दोनों की टिप पर पाया जाता है और इसमें रेगुलर डिवीज़न होता रहता है ताकि प्लांट दोनों साइड से लगातार वृद्धि करता रहे। अब लगातार वृद्धि करना है तो सेल्स को रेगुलर डिवाइड भी करना है, तो तेज गति से डिवाइड होने की वजह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल है उनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस डेवलप्ड होगी। दूसरा आपको आइडिया है, जाइगोट के बाद जब पूरे एम्ब्रियो का निर्माण होना है, देखो एक सिंगल सेल से पूरा एम्ब्रियो बनना है, पूरा ह्यूमन बॉडी बनना है, तो उसके लिए भी बहुत फास्ट डिवीज़न होने ज़रूरी है। तो आपको पता है जाइगोट के बाद क्लीवेज, जो तेज गति से एम्ब्रियोनिक सेल में विभाजन होते हैं, ब्लास्टोमियर बनती है, उन सेल में भी अंतःप्रदव्य जालिका लेस डेवलप्ड होती है। तो दोस्तों, दो बातें कर ली, खोज किसने की और तीव्र विभाजन करने वाली यूकेरियोटिक सेल में अंतःप्रदव्य जालिका लेस डेवलप्ड होती है। उसके बाद कंपोजिशन या कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे तो अंतःप्रदव्य जालिका के अंदर 3 स्ट्रक्चर होती है, सिस्टर्नी, टिब्यूल और वेसिकल। एक बार फिर बोल रहे हैं, सिस्टर्नी, टिब्यूल और वेसिकल। आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, 2 प्रकार की अंतःप्रदव्य जालिका होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका और चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका। दोस्तों, चिकनी अंतःप्रदव्य जालिका और इधर है खुरदरी अंतःप्रदव्य जालिका। इन 3 जो इसके कंपोनेंट है, जो घटक है, RER में मेनली कौन होता है? सिस्टर्नी। ऐसी बात नहीं है, टिब्यूल और वेसिकल्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कौन होता है? सिस्टर्नी। और इसके अपोजिट SER में टिब्यूल और वेसिकल्स ज़्यादा होते हैं और कम मात्रा में क्या होता है? सिस्टर्नी। ये जो सिस्टर्नी है, इसी के ऊपर
ग्रेन्यूल के रूप में, कणिका के रूप में राइबोसोम पाए जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब सिस्टर्नी ज़्यादा होगी और सिस्टर्नी पर राइबोसोम होते हैं कणिका जैसे, तो राइबोसोम भी होंगे और राइबोसोम होंगे कणिका जैसे, इसलिए RER का दूसरा नाम कणिकीय अंतःप्रदवी जालिका भी है, ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर सिस्टर्नी कम होगी, सिस्टर्नी पर राइबोसोम होंगे तो राइबोसोम होंगे ही नहीं, और राइबोसोम एब्सेंट होंगे और ट्यूब्यूल और वेसिकल ज़्यादा होगी। राइबोसोम कणिकाएं हैं तो इसको कहेंगे कणिका विहीन अंतःप्रदवी जालिका, एक ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये ER के बारे में जनरल जानकारी थी, और बातें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में करते हैं। अंतःप्रदवी जालिका की खोज कौन सी सेल्स में ये लेस डेवलप होती है, RER और SCR में क्या डिफरेंस है, उसके बाद अपन पर्टिकुलरली बात करते हैं RER या खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका के बारे में। दोस्तों अभी अपन ने बात की थी ग्रेनुलर ER क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सिस्टर्नी ज़्यादा होते हैं और सिस्टर्नी पर ही राइबोसोम होते हैं, और राइबोसोम ग्रेन्यूल या कणिका जैसे स्ट्रक्चर है तो कणिकाएं पाई जाती है, इसलिए इसको कणिकीय अंतःप्रदवी जालिका या ग्रेनुलर ER कहते हैं। और यही बात फिर से लिखी है मैंने, सामान्यतः इसमें सिस्टर्नी पाए जाते हैं। अगली जो बात है वो ये है, RER उन सेल्स में प्रेजेंट होती है जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को। तो जहाँ पर राइबोसोम होंगे वहीं प्रोटीन सिंथेसिस होगा, और राइबोसोम कहाँ पर होते हैं, RER पर। इसलिए RER उन सेल में ज़्यादा प्रेजेंट होगी जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस अधिक होगा, लीवर की सेल में और पैनक्रियाज या अग्नाशय की सेल में। अब RER के कार्यों के बारे में, फंक्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। पहला और इम्पोर्टेंट जो कार्य है वो ये है प्रोटीन का सिंथेसिस करना और उसका ट्रांसपोर्ट करना, स्थानांतरित करना, बना के जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचाना। दूसरा और एग्ज़ाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है वो है गर्ल सिस्टम, GERL सिस्टम। इसका क्या मतलब है, अगर गोल्जी बॉडी और RER दोनों आपस में मिले तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे, गर्ल सिस्टम। गोल्जी बॉडी और ER, कौन सी, RER खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। और इस गर्ल सिस्टम से ही किसका फॉर्मेशन होता है, एक और सेल ऑर्गेनेली लाइसोसोम का निर्माण होता है। और याद रखें दोस्तों, लाइसोसोम ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। लाइसोसोम केवल और केवल जंतु कोशिकाओं में होता है। कौन से सिस्टम से बना है, जब गोल्जी बॉडी RER से मिलकर GERL सिस्टम बनाती है, उससे लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, और लाइसोसोम ओनली जंतु कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। ये अपन ने बात कर ली है RER के बारे में। अब अपन बात करेंगे SCR या चिकनी अंतःप्रदवी जालिका के बारे में। तो दोस्तों RER के बारे में अपन बात कर चुके थे। खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका कहाँ पाई जाती है, ऐसी कोशिकाओं में जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होता है। आइए दोस्तों अपन बात करते हैं SER चिकनी अंतःप्रदवी जालिका के बारे में। पहली और इम्पॉर्टेंट बात, इसकी सतह पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था राइबोसोम सिस्टर्नी पे पाए जाते हैं, और सिस्टर्नी ज़्यादा RER पर होती है, SCR में लगभग एब्सेंट ही होती है। जब सिस्टर्नी होगी नहीं तो राइबोसोम होंगे नहीं, तो राइबोसोम एब्सेंट होते हैं। और राइबोसोम कण जैसी, पार्टिकल जैसी संरचना है, तो अगर इस पर कण दिखाई नहीं देंगे तो इसको बोलेंगे अग्रेनुलर ER। SER को अग्रेनुलर ER
और RER को ग्रेनुलर या कणिकीय अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। RER कहाँ पाई जाती थी? उन कोशिकाओं में जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण ज़्यादा होता है। लेकिन SCR कहाँ पाई जाएगी? ऐसी सेल्स में जहाँ पर लिपिड सिंथेसिस ज़्यादा होता है, लिपिड का संश्लेषण ज़्यादा होता है। एड्रिनल ग्लैंड्स, टेस्टिस, वृषण, ओवरी, अंडाशय और लीवर की सेल्स में SCR ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, आँख के अंदर जो पाए जाने वाला रेटिना दृष्टि पटल के अंदर पिगमेंट के निर्माण, वर्णक के निर्माण के लिए एक सेल्स होती है, एक कोशिका होती है। रेटिना की जो कोशिका है उसमें SCR मॉडिफाइड होके किस नाम से जानी जाती है? माइलॉइड बॉडी के रूप में। माइलॉइड बॉडी कहाँ पाई जाती है? रेटिना में। वास्तव में माइलॉइड बॉडी SER चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका ही है। SCR के फंक्शन के बाद इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है, पहला जो काम है वो सिंथेसिस ऑफ फैट एंड इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब है व्युत्पन्न, इसके द्वारा निर्मित पदार्थ। वसा और वसा से निर्मित पदार्थों का निर्माण कहाँ होता है? SER में। वसा से निर्मित पदार्थ का एग्जाम्पल कौन है? कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉइड। कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉइड दोनों का निर्माण कहाँ होता है? SER में। दूसरी बात है, SCR के अंदर एक साइटोक्रोम होता है P450, P450। याद करो, मैंने बोला था साइटोक्रोम P450 किसमें काम आता है? ज़ीनोबायोटिक्स या डिटॉक्सिफिकेशन के टाइम काम में आता है। एक सिस्टम पहले मैंने आपको बोला था GERL सिस्टम, जब गोल्जी बॉडी RER से जुड़ जाती है तो लाइसोसोम बनाती थी और लाइसोसोम ओनली एनिमल सेल्स में पाया जाता था। यहाँ पर GERS सिस्टम है, इसमें गोल्जी बॉडी के साथ SCR मिल जाती है और क्या स्ट्रक्चर बनाएगी? स्पिरोसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। याद रखें, दोनों संरचनाएं ओनली प्लांट्स में पाई जाती है। लाइसोसोम ओनली एनिमल्स में। कौन से सिस्टम से बनेगा? GERL सिस्टम से। यहाँ पर स्पिरोसोम और ग्लाइऑक्सीसोम कौन से सिस्टम में बनेंगे? GERS सिस्टम में। और ये किस में पाए जाएंगे? ओनली प्लांट्स में। ये अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में। उसको ग्रेनुलर अंतःप्रद्रवी जालिका क्यों कहते हैं उसके बारे में, इसके क्या क्या काम हैं, कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉइड का निर्माण कहाँ होता है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कौन सा साइटोक्रोम जिम्मेदार है, और प्लांट्स में पाए जाने वाले स्पिरोसोम और ग्लाइऑक्सीसोम GERS सिस्टम से बनते हैं। दोस्तों, RER और SCR उसके बारे में ग्रेनुलर, एग्रेनुलर और उसके बाद अपन बात कर रहे थे इनके फंक्शन की। इसके बाद मैं आपको एक डायग्राम और बता रहा हूँ इन दोनों से रिलेटेड। देखिए दोस्तों, आपको जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियस, केंद्रक। और केंद्रक की झिल्ली आपको पता है दोहरी झिल्ली डबल मेम्ब्रेन होती है। ये देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? डबल। इस केंद्रक के अंदर ये धागे नुमा जो संरचना है वो DNA, और यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस या केंद्रिका। केंद्रिका के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात यह है कि ये मेम्ब्रेन लेस होती है, इस पर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। और केंद्रिका की खोज जिस वैज्ञानिक ने की उसका नाम है फोंटाना। उसके बाद अपन बात करते हैं इस केंद्रक के इस तरफ और इस तरफ। इस तरफ जो आपको दिखाई दे रही है संरचना, उस पर आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, और इन कण की वजह से इसको खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, RER। और कण पाए जाते हैं इसलिए RER को ही क्या कहेंगे? ग्रेन्युलर या कणिकी अंतःप्रद्रवी जालिका। ये जो राइबोसोम है, ये देखिए, देखो अगर केंद्रक झिल्ली है, डबल मेम्ब्रेन है
तो यूकेरियोट सेल है, और यूकेरियोट सेल के अंदर राइबोसोम कौन से होंगे? 80S प्रकार के। राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। 80S वाले में लार्ज सब यूनिट 60S और स्मॉल सब यूनिट 40S। ये देखो राइबोसोम क्या डायरेक्टली RER से जुड़े रहते हैं या कैसे जुड़े रहते हैं, ये देखो आप। राइबोसोम की जो बड़ी वाली सब यूनिट है 60S वाली, देखो ऊपर तो स्मॉल सब यूनिट, फिर लार्ज सब यूनिट, डायरेक्ट नहीं, एक प्रोटीन के द्वारा जुड़ी रहती है, उस प्रोटीन का नाम है राइबोफोरिन प्रोटीन। ये देखिए, और ये किस प्रकार का प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन। तो राइबोसोम RER से कैसे जुड़े रहते हैं? एक और बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम की फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो न्यूक्लियोलस को। एक बार फिर कह रहा हूँ, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहेंगे? राइबोसोम को। और राइबोसोम की फैक्ट्री किसको कहेंगे? केंद्रिका को, जिसकी खोज किसने की? फोंटाना ने। और ये मेम्ब्रेनलेस या झिल्ली रहित कोशिकांग है। अब अपन बात कर रहे हैं राइबोसोम के बाद, ये जो इधर आपको दिखाई दे रही है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर ग्रेन्यूल या राइबोसोम नहीं पाए जाते। याद करो, इसको अग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी कहते हैं। इसके क्या काम हैं? मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होते हैं वो भी इसी के बने होते हैं। और लिपिड कौन से होते हैं आपको पता है? फॉस्फोलिपिड। और जो फैट डेरिवेटिव, कोलेस्ट्रॉल, स्टीरॉयड वगैरह भी SCRE प्रोड्यूस करती है। यहाँ पर मैं आपको एक और क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में अगर कोई अंग पूछे तो लीवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन मेनली कौन करता है? SCR। देखो लीवर की सेल को क्या बोलेंगे? हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल के अंदर जो SCR है वो मेजर रोल प्ले करता है जीनोबायोटिक्स में। और स्टडी ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन या डिटॉक्सिफिकेशन से संबंधित अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीनोबायोटिक्स। दोस्तों, अपन ने ER अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में कंप्लीट बातें कर ली है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आप देखेंगे ER से अगर संबंधित जितने भी सवाल हैं आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। आराम से इस ER वाले वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, और फिर आप किसी भी एग्ज़ाम या कोई भी पेपर लें, क्वेश्चन सॉल्व करें, आराम से होंगे। थैंक यू।